करने वाली तस्वीरें सामने आई है, वो तबाही का मंजर उसमें साफ नजर आ रहा है। सिर्फ 35 सेकंड के अंदर कई सारे जो मकान थे, होम स्टे थे और साथ ही साथ कई सारे जो होटल्स बने हुए थे वो ताश के पत्तों की तरह बह गए हैं। हाँ, ये घराली गांव की स्थिति देखकर मैं बहुत ही दुखी और चिंतित हूँ। ये बहुत शानदार गांव है हमारा। अभी मैं 3 महीने पहले यहाँ गया था। जी। इसके नीचे एक शानदार प्राचीन शिव मंदिर भी है और मुखबा, जो माँ गंगा का शीतकालीन आवास है, ये मुखबा के बिल्कुल सामने का गांव है। हम्म। और यहाँ अच्छे सेब के बगीचे भी हैं, बड़ी आधुनिक खेती भी यहाँ के लोग करते हैं। होम स्टे भी बना हुआ है और इधर बहुत अच्छे होटल्स भी कुछ बने हुए हैं। एक छोटा सा बाजार भी है इस, अ, 2-3 गांव का। अब कितने लोग थे, क्या थे, यह अंदाज नहीं है। मगर सीर गंगा जो ऊपर ग्लेशियरों से निकल करके आती है, वैसे तो ये एक पहाड़ी स्ट्रीम है, जी। लेकिन बीच बीच में ये इसमें एक दो बार पहले भी इस तरीके का अ, वो आया है, मलबा आया है। मगर इस बार यह अभूतपूर्व है। या अपने साथ कोई बर्फ, कोई ग्लेशियर टूटा है, कोई हिस्सा उसका वो समेट करके लाया है, या बादल फटने की घटना हुई है। मगर हम्म। जो कुछ भी हुआ है उसने सारे 70%, 60-70% घरारी गांव के घरों को आच्छादित कर दिया है। मंदिर भी पूरा भर गया है हम्म। और बाजार भी बिल्कुल तहस नहस हो गया है। अब 4 लोगों के मरने की तो पुष्टि हुई है। जी। और मैं समझता हूँ 50 से लेकर के 75 लोग कम से कम जो है अभी, जो मैंने इनके गांव के एक व्यक्ति से बात की थी जी। जिनका घर दबने से बचा है, तो हम्म। उनका कहना यह है कि ये 50 से लेकर के 75 तक हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है कि दिन दिन में बात हुई है। लोग अपने काम के स्थल पर भी चले जाते हैं, कुछ हम्म। लोग जो है ऊपर गंगोत्री चले जाते हैं। तो लोगों को ये अंदाज अभी नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। जो स्पॉट पे हैं, जिलाधिकारी कुछ बताएंगे। हम्म। और अभी सबसे बड़ी चिंता तो हमको यह है कि बचाव और राहत का काम कैसे होगा। जी। रात होने को जा रही है। नीचे वैसे आर्मी का कैंप है हर्सिल में, जी। वहां भी कुछ बनवा आया है। मगर आर्मी के लोग सुरक्षित हैं, उनकी मदद लेंगे। आईटीबीपी भी यहाँ नजदीक में है, आईटीबीपी में मदद में आ सकती है। हम्म। एसडीआरएफ तो है ही है, हमारी एनडीआरएफ भी है। तो जी। मुझे यह है कि ये सब जुट करके स्थानीय लोग कम मिल पाएंगे। घराली गांव के तो अधिकांश लोग अफेक्टेड हो गए हैं, तो इसलिए कम लोग स्थानीय मिल पाएंगे। फिर हम्म। भी मुखबा में इधर उधर कोई लोग होंगे, वो भी बचाव कार्य में लगे हुए होंगे। हमारी सबसे अपील है कि बचाव कार्य में लगे। पहली बात तो बचाव की है, फिर उसके हम्म। बाद क्या लोगों को राहत मिलेगी, क्या मदद मिलेगी, वो दूसरा पहलू है। और एक बात जो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश से कहना चाहता हूँ, जी। हम उत्तराखंड और हिमाचल, हम पिछले कुछ वर्षों से, कई वर्षों से, या 8, 10, 12 वर्ष हो सकते हैं, इन इनमें से ये बादल फटने की घटना, नालों नदेरों का प्रदेश है। यहीं से सारी उत्तरी भारत की नदियां निकलती हैं, हम्म। उत्तराखंड से भी तौर पर जो है। तो हम बहुत चिंतित हैं, कब कहाँ क्या घटित हो जाए, क्या घटना घटित हो जाए। तो हम हम्म। ये क्लाइमेट चेंज का कैसे मुकाबला किया जाए, इसके लिए एक राष्ट्रीय पॉलिसी बननी चाहिए। ठीक। लेकिन सर, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो लगातार हम कई आपदाएं इससे पहले भी देख चुके हैं और आपने तो बहुत करीब से इन सबको देखा है। 2013 में भी आपदा आई थी और उस वक्त आप मुख्यमंत्री भी थे और बहुत आपने करीब से इन आपदाओं को देखा है। कई सारे सर आपदा फैक्टर के निकल बाद कर। मुख्यमंत्री बन करके, जी। जी। आपदा के बाद हम्म। पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम मेरे समय होता है। जी। लेकिन 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 हमने सर, उसको आपने आपने बहुत करीब से इन आपदाओं को देखा है। मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, लेकिन इसके कई सारे फैक्टर सर निकल कर सामने आते हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक चीज़ों से भी जोड़कर देखते हैं। अलग अलग फैक्टर हैं। कई सारे एक्सपर्ट से भी आज हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम लगातार हो रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह भी दावा किया गया कि जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा दरदरे हैं, वहां पर इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। कई सारे सर फैक्टर निकल कर सामने आए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? पहाड़ों की धारक क्षमता का, हमारी हम्म। नदियों की घाटियों की धारक क्षमता का आकलन होना चाहिए। हम्म। उसके अनुसार से काम होना चाहिए। जिस हम्म। समय मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने
जिलाधिकारियों से कहा था, मैंने कहा आप कोई जमीन की नई रजिस्ट्री नहीं करेंगे और करने से पहले मेरी अनुमति लेंगे आप। जी। और हमारे राज्य के अंदर एक कानून था कि 250 मीटर से ज्यादा कोई बाहर का व्यक्ति, 500 मीटर से ज्यादा बाहर का व्यक्ति 250 मीटर से ज्यादा ले नहीं सकता है करके। अब 2018 में जो सरकार आई हमारे बाद, उन्होंने सारा कानून बदल दिया। उन्होंने कहा जो जितनी जमीन लेना चाहे ले ले। और उसके बाद उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों की बाढ़ आ गई, बाढ़। पूरे पूरे जहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है और रामगंगा निकलती है, सारी घाटियां भर गई और पहाड़ी की चोटियां भर गई जमीन खरीदने वालों से। हम जानते भी नहीं कौन कौन लोग वो हैं करके। और सारे ईंट के, कंक्रीट के, सीमेंट के, लोहे के जंगल बन गए, वहां खड़े हो गए। हमारे यहाँ पहले पर्वतीय भवन शैली थी, उस भवन शैली में लकड़ी का ज्यादा उपयोग होता था ताकि जमीन के ऊपर भार कम पड़े। तो हमारी धारक क्षमता का आकलन होना जरूरी है। और ये जो अंधाधुंध विकास, अनियंत्रित विकास और ये पैसा कमाने वालों की भूख है, वो जहां मिल जा रहा है तो वहां पैसा है लोगों के पास, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस पैसा कमाने की हवस हमारे पर्यावरण को, हमारे परिवेश को पूरा निकल जा रही है। तो ये हिमालय और हिमालय में रहने वाले लोगों को बचाना है तो हमारे विषय में एक समग्र राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, मध्य हिमालय के लिए विशेष तौर पर। और यदि नहीं है तो भैया हमको कहीं जमीन जायदाद दे दो, हम वहीं चले जाते हैं। लेकिन सर, नदियों के किनारे घर बनाने को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि धड़ल्ले से वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं, नदियों के किनारे घर बनाए जा रहे हैं। कहां पर लापरवाही हो जाती है? ऋषिकेश से ब्यासी तक जाइए आप, गंगा के किनारे किनारे दोनों तरफ 6-6 मंजिल अट्टालिकाएं बन गई हैं, बड़े बड़े होटल बन गए, बड़े बड़े नामचीन लोगों ने। ऐसा लगता है, बल्कि यदि कहीं भगवान न करे ऐसी घटना हो, कोई सीर गंगा उधर भी इस तरीके से कहीं बादल फटने की घटना हो गई तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी उन एरिया से। लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। और लोग अपने पैसे की भूख, कमाने की भूख में गंगा का दोहन कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों इसीलिए गंगा सम्मान यात्रा निकाली थी। लेकिन हम अब ध्यान ही आकृष्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार से भी अनुरोध कर सकते हैं, केंद्र सरकार से भी अनुरोध कर सकते हैं, जो एक समग्र नीति बनाई जाए। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे लिए कठिन समय है, हमारे भी हिमाचल के लिए, पूरे मध्य हिमालय के लिए। और एक बात याद रखिएगा, देश को हमारी सब दुआओं की जरूरत है। जैसे हमारे ऑक्सीजन और हमारी हरियाली की जरूरत है, हमारी नदियों के पानी की जरूरत है, वैसे ही हिमालय देव भूमि के लोगों की सदा सहायता की भी जरूरत है। तो हम देश का भला चाहते हैं तो कुछ हमारे जीवन की रक्षा का भी देश को उपाय सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, उपाय सोचने की जरूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह की आपदाएं सामने आ रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन हम यही दुआ कर रहे हैं कि कम से कम जनहानि हो। हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका।